अगर आपके मन में भी सवाल आता है कि कौन सा देश परमाणु बम बना रहा है, इसका पता कैसे लगता है, तो आज का इंडिया एट 9 आपके लिए है। आज के शो में हम बात करेंगे इसी सवाल के बारे में। साथ ही बताएंगे कि ईरान और भारत की दोस्ती कितनी पुरानी है, कब कब ईरान ने भारत का साथ दिया था, और अंत में बात करेंगे कि भारत में बाढ़ के कहर से क्या नुकसान हो रहा है। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंश कपूर, आप देख रहे हैं समय इंडिया एट 9। सबसे पहले उसी सवाल की तरफ चलते हैं कि कौन सा देश परमाणु बम बना रहा है, इसका पता कैसे लगता है। परमाणु बम दुनिया का ऐसा हथियार है जिसके पास पूरी मानव सभ्यता को नष्ट करने की क्षमता है। यह कितना खतरनाक है, अगर इसको देखना है तो आप जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों को देख सकते हैं, जहां इसकी छाप आज भी दिखाई दिखती है। अमेरिका ने जापान के इन दोनों शहरों पे 1945 में परमाणु बम से हमला किया था, जहां इसका असर आज भी दिखता है। यही कारण है कि इजराइल नहीं चाहता कि ईरान के पास परमाणु बम हो। अगर एक बार ईरान के पास परमाणु बम की क्षमता आ जाती है तो पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में इजराइल का दबदबा कम हो जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि दुनिया के बाकी देशों को कैसे पता चलता है कि कौन सा देश परमाणु बम बना रहा है या उसके पास परमाणु बम बनाने का सामान है। अगर आपके मन में भी इसी तरह के सवाल आ रहे हैं तो आज हम आपको इस बारे में विस्तार से बताएंगे। कौन सा देश परमाणु बम बना रहा है, इसको पता करने में तमाम तरीके होते हैं। इसमें पहला काम खुफिया एजेंसियों का होता है। हर देश में दूसरे की खुफिया एजेंसी काम करती है। उनका मुख्य काम उस देश में क्या चल रहा है ये बताना होता है। हथियारों को लेकर कौन से नए रिसर्च पे काम हो रहा है, क्या क्या सीक्रेट मिशन है उस देश में अंदर जारी हैं, इन सब का काम भी सीक्रेट एजेंसी को बताने का होता है। ये उसके बारे में डेटा इकट्ठा करती हैं। इसमें अगर परमाणु हथियार से जुड़ी कोई जानकारी निकल करके सामने आती है तो इसकी जानकारी इंटरनेशनल लेवल पर भी शेयर करी जाती है, ताकि उस देश में न्यूक्लियर मिशन को रोका जा सके। खुफिया एजेंसियों के अलावा इनकी निगरानी सैटेलाइट से भी की जाती है। इसका उपयोग परमाणु रिएक्टर की तस्वीर लेने के लिए किया जाता है। निगरानी करने के लिए भी ये सैटेलाइट्स बहुत मददगार साबित होती हैं। उदाहरण के तौर पर अमेरिका ने जब ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया तो उसके बाद वहां की सैटेलाइट तस्वीरें निकाल करके सामने रखी गई, जिसमें यह दिखा कि वहां पे बड़े बड़े बम के धमाके से गड्ढे हो गए हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल परमाणु ऊर्जा एजेंसी भी इसमें अहम रोल निभाती है। इसका काम परमाणु ऊर्जा में शांतिपूर्वक उपयोग को बढ़ावा देना है। इसी के बाद ईरानी यूरेनियम संवर्धन गतिविधियों को निलंबित कर दिया गया था। हालांकि इतना सब होने के बाद भी कौन सा देश परमाणु बम बना रहा है या उसकी दिशा में काम कर रहा है, इसकी सटीक जानकारी नहीं मिल पाती। उदाहरण के तौर पर इजराइल ना तो कभी मानता है कि उसके पास परमाणु बम है और ना ही इनकार करता है। इतनी खोजबीन के बावजूद सटीक जानकारी नहीं जुटाई जा सकती है। अब रुक करते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर कि ईरान और भारत की दोस्ती कितनी पुरानी है और कब कब ईरान ने भारत का साथ दिया था। इजराइल और ईरान के बीच सैन्य संघर्ष के बाद संघर्ष विराम की खबरें आ रही हैं। हालांकि जब ये सैन्य संघर्ष शुरू हुआ था तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बात की थी। हालांकि ईरान एक जमाने में उसका विश्वसनीय सहयोगी रहा है। अब भी ईरान उसे लगातार तेल देता रहा है, लेकिन आमतौर पर लोगों का मानना है कि ईरान को इस समय समर्थन देने की बजाय भारत ने खुद को तटस्थ रखने की कोशिश की है। ईरान और भारत के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंध भी रहे हैं। कई अवसरों पे ईरान ने भारत का साथ दिया है, लेकिन कई बार वो पाकिस्तान के साथ भी खड़ा रहा। आपको बताते हैं 1990 की बात, जब 1990 के दशक में भारत और ईरान के अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ उत्तरी गठबंधन का समर्थन किया था। उस समय तालिबान को पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त था। भारत ईरान से मिलकर अफगानिस्तान के स्थिरता लाने के लिए रणनीतिक सहयोग करा। ईरान ने भारत को चबहार बंदरगाह के विकास के लिए रणनीतिक अवसर प्रदान किया, जो भारत के लिए मध्यस्थ एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण मार्ग था। इस परियोजना के माध्यम से भारत में बिना पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान और मध्य एशिया में व्यापार और कनेक्टिविटी की जा सकती थी और इससे बढ़ावा भी मिला। ईरान ने इस प्रोजेक्ट में भारत को प्राथमिकता दी, जो दोनों देशों के बीच मजबूत सहयोग का प्रतीक बना। 1960 के दशक और 2000 के दशक की शुरुआत में जब अमेरिका ने परमाणु परीक्षण के बाद भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे, तब ईरान ने भारत को सस्ता तेल और गैस उपलब्ध कराए।
कुछ मौके पर ईरान ने भारतीय मुद्रा के भुगतान को भी स्वीकार करा, जिसमें भारत को आर्थिक सहायता भी मिली। ईरान ने कई बार संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के हितों में समर्थन भी किया। उदाहरण के लिए आपको बताते हैं, भारत की क्षेत्रीय और वैश्विक भूमिका को बढ़ाने के लिए ईरान ने कई मौके पर भारत का साथ दिया है और उस पर सहमति जताई है। हाल ही में इजराइल इराक तनाव के दौरान ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र को बंद करने के बावजूद भारत के नागरिकों को निकालने के लिए हवाई क्षेत्र को खोलने की अनुमति दी थी। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सहायता रही, जिसे दोनों देशों के बीच गहरे संबंध को दिखाया। ईरान ने कई बार भारत की संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य की उम्मीदवार का समर्थन भी किया। उदाहरण के लिए 2010 में और उसके बाद वर्षों में ईरान ने सार्वजनिक रूप से संयुक्त राष्ट्र के मंचों पर भारत की वैश्विक भूमिका को बढ़ाने के लिए समर्थन जाहिर करा था। 1965 और 1971 के बाद भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान ईरान ने पाकिस्तान को हथियार का समर्थन दिया, जो भारत के हितों के भी खिलाफ था। बताते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ हालिया सैन्य संघर्ष के दौरान भी ईरान की मूक समर्थन पाकिस्तान के साथ नजर आई। ईरान ने कुछ अवसरों पे कश्मीर के अनुच्छेद 370 जैसे मुद्दे पर भी भारत की नीतियों की आलोचना की। कश्मीर के मामले पे कई बार उसने पाकिस्तान की लाइन की बात कही, जो भारत को नागवारा गुजरी। 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद ईरान ने कुछ नेताओं ने कश्मीर के मानव अधिकार मुद्दे पे टिप्पणी की थी। भारत ने इन बयानों की कड़ी आलोचना की और इसे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप माना। भारत ने कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से ईरान को अपनी नाराजगी जताई। भारत की भूमिका की अगर हम बात करें तो 2005 और 2006 में भारत ने IAEA में ईरान के खिलाफ वोट किया था, जिससे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेज दिया गया। यह भारत के लिए एक कठिन निर्णय था, क्योंकि भारत अमेरिका परमाणु समझौते के आंतरिक रूप देने के लिए अमेरिका का दबाव का हिस्सा झेल रहा था। इस कदम में भारत ईरान संबंध में कुछ समय के लिए तनाव भी आया था। अगर हम बात करें 2019 की, 2019 में भारत ने अमेरिकी प्रतिबंध के दबाव में ईरान से तेल के आयात में पूरी तरह बंद कर दिया था। यह ईरान के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि भारत उसका एक प्रमुख तेल खरीदार था। इस निर्णय ने भारत ईरान आर्थिक संबंध को प्रभावित किया था। हालांकि भारत ने कूटनीतिक स्तर पर ईरान का साथ दिया और संबंध बनाए रखने की कोशिश की थी। हालांकि इजराइल के साथ भारत के लगातार बेहतर होते संबंध ने भी कहीं ना कहीं ईरान के साथ रिश्तों पर असर डाला है, क्योंकि ईरान सार्वजनिक तौर पर इजराइल को शैतान देश कहता रहा है और उसके दोस्त देशों से भी दूरी बनाए रहता है। अब बात करते हैं अपनी आखिरी खबर की ओर और जानते हैं भारत में बाढ़ का कहर किस कदर खतरा बन चुका है। गुजरात के सूरत में लगातार बारिश के हालात बिगड़ चुके हैं। गुजरात की हीरा नगरी में भारी बारिश ने जहां सूरत नगर निगम के दावों की पोल खोल दी, तो वहीं दूसरी तरफ भी बारिश के बाद जलभराव से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सूरत में रविवार रात को बारिश हुई थी, इसके बाद रविवार को जलभराव हुआ। सोमवार की रात में भी 3 बजे के बीच भारी बारिश हुई थी, जिससे सड़कों में जलमग्न हो गया। सूरत में यह स्थिति तब बन गई जब समय से पहले मेयर ने कहा था कि प्री मानसून को काम को अच्छे से पूरा कर लिया गया है। सूरत स्वच्छता में इंदौर के साथ पहले नंबर पर रहा। शहर के जल भराव को प्राथमिक इलाकों में मंगलवार को सुबह स्कूल नहीं खुल पाए। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार सूरत में पिछले दिनों जो बारिश हुई वो प्री मानसून के कारण थी। मौसम विभाग के अनुसार सूरत अगले 24 घंटों पे रेड अलर्ट के लिए है। यहाँ पर और बारिश होने की उम्मीद है। यह हालत गुजरात तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश में जून में बारिश 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। 1971 से 2020 के बीच ये औसत बारिश के मुकाबले में इस साल 25% ज्यादा बारिश हुई है। इस साल राज्य में 1 जून से 23 जून के बीच 66.9 मिलीमीटर औसत बारिश हुई है, जबकि अनुमानित 53.7 मिलीमीटर की थी। वहीं दिल्ली में सामान्य तौर पर 30 जून तक मानसून पहुंचता है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और यूपी के कुछ जिलों में मानसून का प्रवेश बाकी है। आमतौर पर मानसून 8 जुलाई तक पश्चिमी राजस्थान के पोखरण में पहुंचता है। तमाम ऐसी न्यूज की वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया.com। कैमरे के पीछे थे हमारे साथी अनंता।